क्लास में हम लोग पढ़ा था सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसका मैं आपको कुछ प्रॉब्लम बताना सिखाया था। आज एक हम प्रॉब्लम बताते हैं जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट भी है। फिर उसके आगे पढ़ाएंगे कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। चेक करना है हम लोग को कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का किस कंडीशन के लिए यूनिक सॉल्यूशन होता है, फाइनाइट सॉल्यूशन होता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। फिलहाल ये प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6। If we multiply the third number by 2 and add the first number to the result, we get 7. By adding second and the third numbers to 3 times the first numbers, we get 12. Using matrix method, find the number. देखिए क्वेश्चन में आपको यही चीज मेंशन रहेगा, तो हम लोग को इस ये चीज लिखा होने की वजह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। इट मीन्स दैट वी हैव टू फाइंड दैट ज्वाइंट इनवर्स देन x इक्वल टू a इनवर्स b। पिछले क्लास में वो फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, x इक्वल टू क्या होता है, a इनवर्स इनटू b। अब देखिए हम लोग यहाँ पे पहले सपोज कर रहे थे लेट थ्री नंबर्स बी एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन में यहाँ तक देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट लाइन में सम ऑफ थ्री नंबर से 6, तो हम लोग तीन नंबर माने एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका। If you multiply the third by 2 and add the first number to the result, we get 7। देखिए सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे बना यहाँ से यहाँ तक के लिए, सेकंड इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक के लिए बना आप लोगों का। थर्ड में क्या करना है, थर्ड में मल्टीप्लाई थर्ड बाई कितना आपका 2, एड द फर्स्ट नंबर टू द रिजल्ट वी गेट 7। मतलब थर्ड नंबर हमारा क्या है, जेड में 2 से मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट को ऐड कर देना है, तो जेड कितना आएगा, 7 आएगा। अब देखिए यहाँ की बात है, बाई एडिंग सेकेंड एंड थर्ड नंबर्स टू 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर वी गेट 12। ये आपका थर्ड इक्वेशन से बनेगा इससे। तो आपका क्या करना है, सेकेंड और थर्ड को जोड़ना है, सेकेंड और थर्ड को जोड़ना है और 3 टाइम्स द फर्स्ट, 3 टाइम्स द फर्स्ट, यहाँ लिखा हुआ है 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर वी गेट 12। हम लोग को क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो 3 टाइम्स फर्स्ट में कर करके और सेकंड और थर्ड को ऐड करने पर 12 मिलेगा। हम लोग का यही इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। अब देखिए तो हम बताएं इसमें आपका y का y नहीं है, इसको लिख सकते हैं x प्लस बताया था आपको 0 इंटू वाई प्लस 2z और इक्वल टू कितना आपका 7। आप नहीं भी लिखिएगा इस तरह से तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हम आपको समझाने के लिए ऐसा लिख दे रहे हैं कि y सोचता है बच्चा, बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज है y का वैल्यू कितना होगा, y की जगह पर 1 होगा कि 0 होगा। तो ये जो टर्म मौजूद नहीं होता है इट मींस दैट उसका कोएफिशिएंट 0 होगा। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, हमारे पास तीन, अब लैंग्वेज इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं रहा, हमारा ये 3 इक्वेशन मिल गया 3 वेरिएबल का, और इसको हम लोग को सॉल्व, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग मैट्रिक्स। धन्यवाद ना। तो सबसे पहले बताया था मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने में सबसे फर्स्ट काम क्या करते हैं, हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट आप देखिए हम लोग मान लेते हैं लेट a इक्वल टू मैट्रिक्स मान लेंगे, इसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे 1 1 और 1, फिर यहाँ पे 1 0 और 2 और यहाँ पे 3 1 और 1। अब देखिए वेरिएबल मैट्रिक्स जो मानते हैं वो क्या मानते हैं, ऐसे x y और z। बताया था b वाला जो कॉन्स्ट कितना है, 6 है, 7 और 12 है, 6 7 और 12, ये हो गया हम लोग का a निकलेंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, वेरिएबल मैट्रिक्स है, 3 नंबर x y z और ये आपका b कांस्टेंट वैल्यू आता है उधर से। अब हमको इसका भी जरूरत नहीं है। देखिए तो अब हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालिएगा 1 1 1 1 0 2 3 1 1 प्लस माइनस और प्लस। अब देखिए एक्सपेंड कर देंगे, इसको करना है हम लोग को। देखिए ये आपका 0 हो जाएगा, -2, ये -1, ये 1 -6 प्लस 1, ये हटेगा, ये हटेगा, 1 -0। अब देखिए ये आपका -2 हो गया, ये +5 और ये आपका +1, तो ये आपका 4 आ जाएगा।
और ये नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर ए इनवर्स इज पॉसिबल। ए इनवर्स हमारा क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो डिटरमिनेंट निकालना था हम लोग का। अब देखिए इसके डिटरमिनेंट निकाल लिए, अब हम लोग क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट 12th के एग्जाम में बताए थे आप लोग को, जब भी 12th के एग्जाम में आप एडजॉइंट निकालने चलिएगा तो कोफैक्टर से निकालिएगा। हम यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से ही बना देते हैं, एडजॉइंट निकाल देते हैं, आसानी होगा हम लोग को। ये मिटा देते हैं डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का वैल्यू लिख देते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास कितना आया है, 4 आया है। इसको साइड में लिख देते हैं क्योंकि इसका आपको ये होगा। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखिए बताया था कैसे लिखने के लिए, यहाँ पर ट्रांसपोज देने की जरूरत नहीं होती है। इसको लिखने का शॉर्टकट मेथड क्या है, पहले हम मैट्रिक्स को लिख देंगे 1, फर्स्ट रो लिखा, सेकेंड रो लिखा, थर्ड रो लिखेंगे। अब देखिए बोले थे क्या, फर्स्ट कॉलम को कॉपी करना है, फिर सेकंड कॉलम को कॉपी करना है। फर्स्ट कॉलम कॉपी कर दिया, सेकंड कॉलम, और फर्स्ट रो को 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0। अब देखिए ये फर्स्ट रो हट जाएगा और फर्स्ट रो भी हट जाएगा, फर्स्ट रो हटा और फर्स्ट कॉलम हट गया। तो बताया था आप लोग को, इसी से हम लोग का एडजॉइंट निकालता है। किसको बिना मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसको इससे। 0 इंटू 1 0 -2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, -2। कॉलम में नीचे आना है और आपका रो में लिखना है। 1 - 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0। ये 2 - 0 2 हो जाएगा। उसी तरह 6 - 1 6 -1 कितना हो जाएगा आपका, 5। ये 1 - 3 1 - 3 कितना, -2। और ये 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1। ये 1 - 3, ये 1 - 2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए उसी तरह से, 1 - 0 तो 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको 3 - 1 कितना हो जाएगा आपका, 2। और ये 0 - 1 कितना हो जाएगा, -1। एडजॉइंट हमारे पास आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए वी नो डेट, पिछली क्लास में बताया था आप लोग को, वी नो डेट क्या बताया था आप लोग को, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स का फॉर्मूला बताया था आपको क्या, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी। अब देखिए अब हम लोग के पास इसको हम मिटा देते हैं, इसका तो जरूरत है नहीं, एडजॉइंट का जरूरत है हम लोग के पास। एडजॉइंट ऊपर में लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। -2 0 2 5 -2 -1 2 और माइनस। और यहाँ पे देखिए इससे पहले ही x का वैल्यू लिख रहे हैं, ये x को कॉपी कर रहे हैं हम, 1/4 लिखेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ कितना था हमारा, 4 था। और इसको कॉपी, जैसे गलत मत लिख काट दीजिएगा, गलत हो जाएगा पूरा। इसको यहाँ पे लिखा, इसको यहाँ पे लिखा, इसको यहाँ पे लिखा। अब देखिए इसको मिला देते हैं एडजॉइंट को। अब b हमारे पास ऑलरेडी पहले से मौजूद है, 6 7 12। ये 3/3 का मैट्रिक्स है और 3 कितना है, 1। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, x और y z का वैल्यू निकलेगा। अब देखिए 1/4 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, यहाँ पे रो 3 रो होगा, एक कॉलम होगा। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कितना होगा, -12, ये 0 और कितना 24, 2 × 12। अब देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे ये कितना 30 -14 और ये आपका -12। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 + 14 और ये कितना आ जाएगा आपका -12, 1/4। अब देखिए ये ऊपर में 12 आ गया, ये आपका 26 30 ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा।
अब इसको अंदर लेके जाएंगे तो आपका डिवाइड हो जाएगा 4 से, 3, 1 और 2, ये x का वैल्यू आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट x, y और z 3, 1, 2, 3, 1, 2, therefore x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू कितना आ गया 2। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए, तो लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले उसका इक्वेशन लिख लेंगे और उसके बाद हम लोग डिटरमिनेंट निकालना है, एडजॉइंट निकालना। ध्यान रहे, एडजॉइंट हम लोग 12th के एग्जाम में कोफैक्टर से निकालेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है कि नहीं, फॉर्मूला लिखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने आप x आ गया। x, ये कैपिटल x आने का मतलब क्या है, कैपिटल X क्या माने हुए हमने, ये मैट्रिक्स 3/1 का मैट्रिक्स है, तो वेरिएबल होगा। अगर 2 वेरिएबल का होगा तो एक्स वाई होगा, 3 वेरिएबल का एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो ये आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब हम आप लोगों को पढ़ाते हैं कंसिस्टेंसी किसको कहते हैं। 2 वर्ड आता है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, what a consistent, a system of equation which has at least one solution called consistent. देखिए, ऐसा सिस्टम है जो कम से कम एक सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये आपका कंसिस्टेंट होता है। देखिए, 3 वेरिएबल जो इक्वेशन होता है एक्स वाई जेड में, वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। प्लेन में 3 तरह का ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। 3 प्लेन का इक्वेशन होगा, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या यूनिक होगा, या नो सॉल्यूशन होगा। क्योंकि समझे, तो ये चीज होता है, उसका रीजन ये है कि जैसे प्लेन है, जैसे हमारे पास देखिए एक हमारा ये बोर्ड है प्लेन, ये हमारा एक प्लेन, इसको मान लेते हैं, इस बुक का ये कवर पे और ये मान लेते हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब ये तीनों एक पॉइंट पे आके मिले, कहीं एक पॉइंट में मिले, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट में मिला तो यूनिक हो गया। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब हो सकता है, जब ओवरलैप कर जाए एक कंडीशन, या दूसरा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो आपका ये जो लाइन है, इस बोर्ड का भी है, इस प्लेन का भी और ये नीचे वाले का भी है, तो ये आपका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर तो बहुत सारा पॉइंट कॉमन आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। और नो सॉल्यूशन में क्या है कि ये दोनों प्लेन अलग अलग हो जाए, ये अलग माने इंटरसेक्ट भी कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, इट मींस दैट क्या हो जाएगा, ये आपका नो सॉल्यूशन हो जाता है। इस तरीका से तो 3 ही सॉल्यूशन होता है, यूनिक, एक सॉल्यूशन, इट मींस दैट x का एक वैल्यू आएगा, y का एक वैल्यू आएगा और z का एक वैल्यू आएगा। इनफाइनाइट x का बहुत सारा वैल्यू आएगा, z का भी बहुत सारा वैल्यू आएगा और y का भी बहुत सारा वैल्यू आएगा। नो सॉल्यूशन x y z का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो कंसिस्टेंट या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट कहलाएगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट कहलाएगा। कहीं लिख दे सिस्टम ऑफ हैज 3 सॉल्यूशन, ये पॉसिबल नहीं है। सिस्टम ऑफ हैज 2 सॉल्यूशन, ये पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट होगा या आपका यूनिक होगा या नो होगा, 2 3 4 नहीं होता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इवन 2 वेरिएबल इक्वेशंस भी जाएगा तो 2 वेरिएबल इक्वेशन मतलब क्या होता है, 2 लाइन है, 2 लाइन है, आप एक ही प्लेन में है, ये भी आपका 3 ही होता है।
या दो लाइन पैरेलल हो गया मतलब नो सॉल्यूशन हो गया, ये वाला कंडीशन क्या हो गया, नो सॉल्यूशन का। इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो ये आपका यूनिक हो गया, या दोनों लाइन ओवरलैप कर जाएगी दूसरे पे, एक दूसरे पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स हो गया, इट मींस दैट ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। यही होता है ये एक्स वाई, तो एक्स वाई का क्वेश्चन रहेगा तो लाइन एक्स वाई में अगर इक्वेशन होगा तो लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। एक्स वाई जेड में होगा इक्वेशन, तीन वेरिएबल में होगा, इट मींस दैट वो सरफेस को, प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ये बात आपको क्लियर है। दोनों ही केस में एक्स वाई में भी और एक्स वाई जेड में भी आपका तीन ही सॉल्यूशन होता है, जो मैंने बताया, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या फाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखिए कंसिस्टेंट क्या है, व्हाट इज कंसिस्टेंट? If system of equation has at least one solution, that is called consistent equation. अब देखिए inconsistent, system of equation which has no solution called inconsistent. जिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट, कोई हल नहीं होगा। तो ये चीज है, तो यूनिक और इनफाइनाइट कंसिस्टेंट हो जाता है, इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन वाला इनकंसिस्टेंट हो जाता है। अब देखिए कंडीशन बताते हैं जो बड़ा काम का है। अब देखिए कंडीशन क्या है, हम लोग का पहला लिखते हैं, ये याद रखने वाली चीज है। पहला, इफ डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक एक्स का वैल्यू होगा, एक वाई का होगा, एक जेड का। डिटरमिनेंट देखिए फॉर्मूला क्या होता है एक्स का वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ इनटू इनवर्स है, ये इनवर्स है, पे इनवर्स। अगर ये जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, सिंपल लॉजिकल है। हमने जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, जीरो अभी जितना भी हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पिछले क्लास में भी दो और आज भी दो, आज डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया था, 4 आया था, जीरो नहीं था, एक एक्स का वैल्यू निकला, एक वाई का निकला, एक जेड का निकला। तो अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, ये हो। और देख भी सकते हैं जीरो वाला डिफाइंड है। अब देखिए यहाँ पे हमारा सेकंड क्या है, इफ सॉल्व कर लेंगे, एक्स का वैल्यू मिलेगा, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर जीरो हो जाए, यहाँ पे दो केस रहेंगे, जीरो हो गया, जीरो नहीं है तो फंक्शन एक एक्स सॉल्व कीजिए, एक्स निकल जाएगा, वाई निकल जाएगा, जेड निकल जाएगा, यहाँ पे आप सॉल्व भी नहीं कर पाइएगा। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है हम लोग का, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, एडजॉइंट तो निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो भी एडजॉइंट निकाल सकते हैं। अगर ये जीरो के बराबर हो गया तो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देते हैं, मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा। ये यूनिक हो गया मतलब कंसिस्टेंट, ये भी आपका इनफाइनाइट हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर, तो हम लोग क्या निकालना, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए नहीं करना, क्योंकि जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा, वो तो कर ही नहीं सकते हैं, वो तो करना ही पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, अगर ये जीरो आ गया मतलब नल मैट्रिक्स आ गया, जीरो मतलब क्या है, नल मैट्रिक्स हो गया। इधर तीन जैसे अभी निकाले थे ना आप लोग, 2 1 और कितना है 3 आया था, वहां पे क्या है, जीरो 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 आ जाएगा, तो आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, कंडीशन है। अब एडजॉइंट ऑफ ए
इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नॉट इक्वल नल मैट्रिक्स, तो ये आपका नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से तो कभी कभी 12th के आपको एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो क्या करना है उसमें आपको कुछ नहीं करना, डिटरमिनेंट निकालना है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, ए का डिटरमिनेंट निकालना, जीरो हो गया तो वहीं पर डायरेक्ट देना, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अगर वो जीरो के बराबर नहीं होता है, अगर वो जीरो के बराबर जीरो नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन हो गया। अगर वो जीरो के बराबर आ जाता है तो आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, इनटू बी करना पड़ेगा। अगर वो नल मैट्रिक्स होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, अगर वो नल मैट्रिक्स नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया और ये दोनों केस क्या हो गए, कंसिस्टेंट हो गया। हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं सॉल्व करने के लिए, चेक करना है कंसिस्टेंसी। देखिए टू वेरिएबल करके लिखने में आसानी हो इस वजह से। अब देखिए ये आपका दो इक्वेशन दिया हुआ टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल में क्या दिक्कत है, कोई ऐसे इसको बनाएंगे उसको वैसे बनाएंगे। हम लोग देखिए डिटरमिनेंट आपको हम लोग मान लेते हैं लेट ए 2 4 1 और 2, हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स x जो होगा x और b जो होगा 4 और 8। अब देखिए ये हो गया, हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं 2 1 4 और 2, देखिए 4 माइनस 4 ये जीरो हो जाएगा, 4 माइनस इसका इनवर्स, देयरफॉर a इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं इसके बाद, अब हम लोग को ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका मतलब x का एक वैल्यू नहीं निकलेगा, y का एक वैल्यू नहीं निकलेगा। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, समझे, इसको हटा देते हैं आप लोग को, हम लोग चेक करना है ना, तो यूनिक सॉल्यूशन तो हुआ नहीं, या तो फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। अब देखिए अब हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। अगर जी नॉट इक्वल टू, अगर 2 आ जाता, 3 आता, -2 आ जाता, कुछ भी हो जाता, जीरो के अलावा कुछ आ जाता तो कहीं पर लिख देते सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे चेक करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे आपको x का वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा है। अब देखिए एडजॉइंट को फैक्टर निकाल के बनाते हैं, और हम इसमें शॉर्टकट बताए थे आप लोग को, क्या बताए थे, इसको इंटरचेंज 2 2 है, इंटरचेंज होने के बाद भी 2 ही होगा, इसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया था, तो -4 हो जाएगा। अब देखिए एडजॉइंट निकल गया और हम इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कीजिएगा, 2 -1 -4 2, ये 4 हो गया और ये आपका 8 हो जाएगा। अब गुना कर देंगे, 2/2 का मैट्रिक्स है और ये आपका 2/1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 2/1, फर्स्ट रो 8 -16 +16, ये देखिए जीरो, ऊपर में जीरो नीचे में जीरो। ये अगर बताया था आपको नल मैट्रिक्स में, किसी मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट अगर जीरो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स विच कुछ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो कॉल्ड नल मैट्रिक्स। तो ये आपका 2/1 हो गया, ठीक है, आप इसको नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया, देयरफॉर क्या लिखेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज
हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर ये 1 मान लिया, सपोज ये 0 ना हो के 1 होता तो ये नॉट इक्वल टू G1 मैट्रिक्स होता। इट मींस दैट नो सॉल्यूशन हो जाता। हाँ, कोई लड़का अगर पूछे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करना कोई भी ऐसा रहेगा, मान लिया क्या था हमारा इक्वेशन था हमारे पास। अब इसको समझ में आएगा आपको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। इसको सॉल्व करना है, सर इनफाइनाइट है, एक दो एग्जांपल, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? नूर होता तो निकलता ही नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनफाइनाइट का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? इसका इक्वेशन देखिए, इक्वेशन हमारे पास था, इक्वेशन था 2x प्लस y इक्वल टू 4 था। यहाँ पे क्या था? 4x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, ठीक है। 3 वेरिएबल में तो कोई एक्स वाई जेड में आता, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ना, 2 से अगर डिवाइड, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगा, सेम इक्वेशन दिया होगा। इसको जैसे इसमें आया, आपको ओवरलैप करेगा। यहाँ पे 2 लाइनें इक्वेशन है, दोनों सेम लाइन दिया, वैसे इक्वेशन ओवरलैप कर जाएगा। इसी एक को उठाएंगे, इसी को ले लेते हैं, 2x प्लस y इक्वल टू, मान लेंगे लेट y इक्वल टू k, जो आपको आसान लगे उसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x को भी मान सकते थे, y को भी मान सकते थे, जो आपको आसान लगे उसको मान लिया। जरूरी नहीं कि y को ही मानेंगे, x y z रहेगा तो x को भी मान सकते हैं कि y को भी और z को भी। या y को मान लेंगे 2x प्लस k इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। इधर हम लेते हैं, x बराबर आ जाएगा 4 माइनस k डिवाइड बाय कितना, तो ये x का वैल्यू हो गया, और ये y का वैल्यू कितना आ गया? k। k बिलोंग्स टू रियल नंबर। k का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 रखिएगा, 3/2 यहाँ पे कौन हो जाएगा? 2 रखिएगा तो 1, 2 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 1/2 और 3 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो 0, 3 हो जाएगा। तो आपके अपने वैल्यू वैरी करते जाएंगे, k तो अपने आप निकलते जाएगा। अगर x y z में होता तो जानते क्या करते हैं, z को मान लेते कि, और x y का वैल्यू लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर करके x और y का वैल्यू k के वैल्यू टर्म में फाइंड कर देते हैं। आज रहने दीजिए, थैंक यू।